हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके साइंस यानी विज्ञान से 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जी हाँ मेरे दोस्त, और आपका जो विज्ञान है उसमें आप जानते हो कि 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों पार्ट से ये 20 एमसीक्यू हैं। चलो इनको देख लेते हैं। ये 20 के 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन सहित देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एक छांट कर ये अच्छे से लिखे गए हैं। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। वो क्या है कि लौह चूर्ण यानी वही लोहे का चूर्ण, लोहा यानी वही Fe आयरन। ठीक है, पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो लौह चूर्ण पर क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, और इसके लिए चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ये वही तनु मीन्स जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो उसको तनु बोल देते हैं, सिंपल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ये मतलब सूत्र है HCl। तो कह रहा है कि Fe यानी लोहे पे इसको डालते हैं तो क्या होता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि मतलब Fe की जब अभिक्रिया यानी आयरन की अभिक्रिया लोहे की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। रुक जाओ 1 मिनट, इसके लिए एक पेज मैं ले लेता हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। आजा भाई। चलो इस पेज पे हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखो अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, जैसे हम लोग का Fe हो गया। Fe यानी वही लोहा आयरन। ठीक, जब यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से तो होता क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये Fe यानी लोहा क्या है, धातु है। ठीक, और यह क्या है, यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें H+ आयन हो वो अम्ल होता है, सिंपल। तो अम्ल, तो आपने पढ़ा होगा कि धातु और अम्ल अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करती हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ भी वही होगा। अब देखो जैसे ये धातु हो गई तो यह यहाँ क्लोरीन से अभिक्रिया कर कर, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगी और क्लोरीन से अभिक्रिया कर कर FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड लवण बना लेगी। ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोजन आपका गैस विस्थापित हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको अब संतुलित करना है तो चलो वो संतुलित आप करते रहना। यहाँ सिंपल हम लोग का ये था कि ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है एवं आयरन क्लोराइड। पहला ही ऑप्शन देखो, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस दिया है और आयरन क्लोराइड दिया और वही सेम चीज़ें यहाँ पे बन रही थी। ठीक, बाकी ये आयरन लवण एवं जल नहीं बन रहा है, गलत। क्लोरीन गैस तो बन ही नहीं रही है भाई। कोई अभिक्रिया नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन गलत। अभिक्रिया तो होगी ही धातु और अम्ल के बीच। तो सिंपल ये आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेकंड नंबर देख सकते हो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ओके, पीएच पैमाना आपने पढ़ा होगा, सेकंड वाला चैप्टर जो है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण उसमें। ठीक है, तो उसमें पढ़ा होगा कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच परास कितना होता है, या जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच परास क्या होता है। ठीक, तो देखो अम्लीय विलयन जो भी या जितने भी अम्लीय विलयन हो गए उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जिनका 7 से अधिक होता है वो क्या होते हैं, वो एक तरह से आपके मतलब लवण नहीं, क्षार होते हैं, माफ़ करना। और जिनका मतलब 7 होता है वो क्या होते हैं, वो आपके लवण होते हैं। क्लियर। तो अगर 7 से कम पीएच मान रहे तो वह मतलब किसी भी चीज़ का तो वह अम्लीय होगा, और 7 से अधिक रहे तो वह लवणीय होगा, ये याद रखना। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्लियर। चलो अगला सातवें के बाद दूसरे के बाद हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। एक फार्मूला पूछा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। ठीक है, NaHCO3। भाई ये तो खाने वाले सोडे का फार्मूला है, Na2। ये है, देखो ये है, ये 10 अणुओं के साथ नॉर्मल तो यही फार्मूला होता है Na2CO3, लेकिन ये इसके साथ 10 क्रिस्टलीकृत अणु होते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण होता है, और ये सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो ये आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये धावन सोडे का फार्मूला होता है। ठीक है, और ये खाने वाले सोडे का होता है। चलो आगे चलते हैं, तीसरे के बाद चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, निम्न में कौन सा युगल, ओके युगल यानी वही मतलब इसमें से जोड़ा,
विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ओके, और 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा युगल यानी कौन सा जोड़ा हमें विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आप सब लोग जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई तत्व है किसी दूसरे यौगिक से किसी तत्व को विस्थापित कर दे यानी हटा दे, तो वो क्या होता है, वहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे है कि NaCl विलयन एवं कापर धातु। अब देखो NaCl विलयन एवं कापर धातु यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है क्या, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। भाई हम लोग का NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है। अब यह देखो कापर धातु, आगे क्या बोल रहा है, ये पेन मैं दूसरी ले लेता हूँ, 1 मिनट, शायद ख़त्म हो गई, ठीक है, प्लस, चलो ये हम लोग का NaCl हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कापर धातु। तो यह मतलब कहने का मतलब कापर धातु से ये NaCl अभिक्रिया करता है, तो क्या होगा, यह अभिक्रिया होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो NaCl से यानी सोडियम क्लोराइड से सोडियम को ये कापर विस्थापित ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने एक सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, उसमें आप जानते हो कि जो सोडियम होता है ना वो कापर से ऊपर होता है, और किसी लवण से कोई धातु किसी धातु को तभी विस्थापित कर सकती है तब वह उससे अधिक अभिक्रियाशील हो। मतलब यहाँ पे अगर कापर, जो कापर है सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील होता तो सोडियम को यहाँ से हटा देता और यहाँ पे कापर क्लोराइड का निर्माण कर लेता। लेकिन यहाँ पे आपका मतलब ये सोडियम की अभिक्रियाशीलता अधिक है कापर की अपेक्षा, तो इसलिए कापर कैसे इसको विस्थापित कर पाएगा। अब कहोगे कि कैसे हम मतलब कैसे ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, कैसे मतलब क्या करें, कहाँ से हम कैसे याद करें। तो अभी हम लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना भाई साहब, हम लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैंने मतलब पूरा सक्रियता श्रेणी का मतलब चार्ट डाल दिया है। अगर आप व्हाट्सअप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। साथ ही आप इस नंबर पर, देखो ये नंबर है, मैं लिख देता हूँ, अच्छे से लिखना, 85 42 86 64 और 46, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, दूसरे पे मैसेज मत करना किसी। देखो 85, ठीक है, 4 2 8 6 6 4 4 6 ये नंबर है। इस पर आप मैसेज करोगे तो व्हाट्सअप जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग हमें फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो भाई साहब, तो आशा करता हूँ आप ज्वाइन कर लेंगे आप ये व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको PDF सब अपडेट होता रहता है, सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलो अब बाकी हम लोग चलते हैं आगे इस चीज़ों को समझते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग का क्या है, बी वाला। अब देखो बी वाले में भी देखो, बी वाले में भी वही पंगा है, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। अब देखो FeSO4 है, मतलब FeSO4 है और इधर हम लोग का मान लो सिल्वर धातु है, मतलब सिल्वर धातु से ये अभिक्रिया करेगी, तो क्या ये सिल्वर इसको विस्थापित कर देगी, तो नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ F यानी जो लोहा है, आयरन है, इसकी सक्रियता अधिक है, इसकी सक्रियता अधिक है इसकी अपेक्षा। अगर इसकी सक्रियता अधिक होती, इसकी कम होती, तो यहाँ मतलब Ag इसके जगह पे आ जाता और Fe को विस्थापित कर देता, तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता। ये तो अभिक्रिया ही नहीं होगी एक तरह से, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। चलो यहाँ पे मैं मतलब सक्रियता श्रेणी का चार्ट ही लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी लो। देखो सबसे ऊपर आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके नीचे आपका क्या होता है, उसके नीचे आपका सोडियम होता है, उसके नीचे आपका कैल्शियम, उसके नीचे आपका कैल्शियम के नीचे आपका मैग्नीशियम। मतलब ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है या अभिक्रियाशील, जो भी बोलो, यानी सबसे अधिक ये, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, तो ये नीचे तरफ घटता आ रहा है, ठीक। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, उससे थोड़ा कम सोडियम, उससे थोड़ा कम मतलब कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम की बारी आती है, उसके बाद आपकी एल्युमिनियम की बारी आती है, और फिर आपका जिंक आ जाता है, और जिंक के बाद आपका आ जाता है लोहा, आयरन, ठीक है, Fe, क्लियर। उसके बाद आपकी बारी आती है Pb यानी लेड की। उसके बाद आपकी बारी आती है मेन, जो हम लोग का हाइड्रोजन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन की। उसके बाद आपका कापर आ गया, उसके बाद आपका Hg मरकरी होता है, Hg मरकरी आपका आ गया। उसके बाद Ag यानी चांदी आ गया, और अंत में आपका यहाँ गोल्ड आ गया, Au आरम, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सक्रियता श्रेणी होती है। ये मतलब इम्पोर्टेंट पूरे के पूरे सारे के ये मतलब तत्व हैं, इनका आप लोग याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इनके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सक्रियता श्रेणी में आपको याद करना पड़ेगा कि मतलब ये पूरी की पूरी एक तरह से मतलब लगातार आपको याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये लगातार याद होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे
एक बार मैं आपको इसके माध्यम से भी करा देता हूँ। देखो NaCl विलयन एवं कॉपर, तो देखो NaCl, Na कहाँ है भाई, Na यहाँ पे यानी सोडियम यहाँ पे है, और इससे अभिक्रिया करेगा क्या, कॉपर, ये कॉपर, तो कॉपर तो नीचे है भाई, तो उसको विस्थापित थोड़े कर पाएगा क्योंकि इसकी सक्रियता अधिक है। तो इसके यौगिक से मतलब ये कॉपर कैसे विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सेम वही यहाँ पे भी है कि FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, तो Fe कहाँ है भाई, Fe यानी लोहा यहाँ पे है और सिल्वर यहाँ नीचे है, यानी Fe की सक्रियता अधिक है और Ag की कम है। तो हम लोग का सिल्वर क्या है, FeSO4 सॉरी आयरन सल्फेट जब अभिक्रिया करेगा किससे, सिल्वर से, Ag से, तो क्या होगा, तो भाई यहाँ Fe की सक्रियता ऑलरेडी अधिक है, तो इसको ये Ag कैसे हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा भाई, इसमें शक्ति ज़्यादा है तो कैसे हटा पाएगा, ठीक है, ये कमज़ोर है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी आपका बी वाला ऑप्शन गलत। तीसरे ऑप्शन में देखो AgNO3 है, ठीक है, AgNO3, ठीक है, ओके, ये विलयन एवं कॉपर धातु, ओके, और कॉपर धातु अभिक्रिया करते हैं, तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो इतना मैं टाइम ले रहा हूँ आपको क्यों, मतलब इसलिए टाइम ले रहा हूँ आपको कि भाई आप एक नॉर्मल क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हो, मतलब टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि केवल ये एक क्वेश्चन बता दूँ और कैसा भी क्वेश्चन दुनिया का आपको दिया जाए मतलब इस टॉपिक के, तो आप कर लो, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। चलो बाकी मैं आराम से यहाँ इसका ये ऑप्शन सही है चलकर आगे बढ़ जाता, लेकिन ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है, वो तो केवल मतलब एक बस फॉर्म पूरा करने का तरीका होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। AgNO3 और कॉपर, यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्या ये कॉपर विस्थापित कर देगा Ag को, तो यहाँ सक्रियता श्रेणी में देखो आपका Ag कहाँ है भाई, Ag यहाँ पे नीचे है, यानी काफ़ी इसकी सक्रियता कम है, और कॉपर कहाँ है भाई, तो कॉपर देखो ये कहाँ है भाई, कॉपर यहाँ है, यहाँ, यानी कॉपर की सक्रियता अधिक है Ag की अपेक्षा, इसकी सक्रियता अधिक है, यानी इसकी सक्रियता अधिक है, तो भाई सिंपल है कि ये इसको हटा देगा भाई, तो हटा देगा तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करेगा और Ag यहाँ पे मतलब साइड हो जाएगा, हट जाएगा, तो इस तरह से ये हट जाएगा, यानी ये कॉपर इसको Ag को यानी चांदी को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा सिंपल। तो जो ये युगल हो जाएगा ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विलयन एवं कॉपर धातु, ये आपका एक विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बाकी ये देखो ये आपका गलत हो जाएगा डी वाला, जैसे MgCl2 है विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, तो Mg हम देखते हैं अगर Mg की सक्रियता कम होगी एल्युमिनियम की अपेक्षा, तो MgCl2 से Mg को विस्थापित कर देगा एल्युमिनियम। तो देखते हैं Mg देखो यहाँ ऊपर है और एल्युमिनियम यहाँ पे कहाँ है भाई, यहाँ नीचे है Al यहाँ पे, यानी इसकी सक्रियता क्या है, कम है, एल्युमिनियम की कम है, अगर कम है भाई तो इससे विस्थापित तो नहीं कर पाएगा, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का नहीं उदाहरण होगा, तो 3 ऑप्शन गलत, तो ये एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा ये विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। अब देखो कैल्शियम फास्फेट का अगर आपको डायरेक्ट याद है तो CSO4 ये मारकर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, CSO4 ट्वाइस। अब देखो अगर आपको याद नहीं है फार्मूला या आपको कुछ नहीं मालूम है, तो मतलब थोड़ी चीज़ें तो मालूम होना चाहिए भाई। कैल्शियम होता है तो कैल्शियम का प्रतीक आप जानते हो कि Ca होता है, और फास्फेट का PO4 होता है, ठीक। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, अब ये भी मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। अगर ये भी नहीं मालूम है तो आपको एक मतलब कोई भी एक जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये आपको फार्मूला मालूम है, तो आप जानते हो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब -2 चार्ज, तो इस पर +2 चार्ज होगा, क्योंकि किसी भी यौगिक में ये चार्ज आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी मालूम कर लोगे कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे अगर +2 चार्ज है, और फास्फेट पे आप जानते हो कि कितना चार्ज होता है, वो -3 चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो अब हमें ये चार्ज बराबर करने हैं, तो चार्ज बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चार्ज बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ मैं नीचे 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने का मतलब कि ये PO4 का 2 मतलब PO4 2 हो गया, तो -3 यानी 6 हो गया। और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, तो 3 लगाने का मतलब Ca+2 यानी 3 थे ये Ca+2, तो यहाँ पे +2 यानी +6 हो जाएगा, तो चार्ज बराबर हो जाएंगे। यानी इस प्रकार आपका फार्मूला Ca3 आपका PO4 ट्वाइस ये हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से भी आप फार्मूला बना सकते हो, ठीक। बाकी चलो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग के एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं इधर,
पाँचवें के बाद 6 नंबर, भाई कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, ये तो सबको याद होना चाहिए 4। ठीक है, अगला हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये 6 प्रश्न आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट से हो गए, अब आपके ये बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। चलो इसको करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, भाई स्वपोषी यानी स्वपोषी मीन्स स्वयं भोजन बनाने के लिए, एक तरह से पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये स्वपोषी पोषण में सब आवश्यक है एक तरह से भोजन बनाने के लिए। अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, सिंपल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 8वें के बाद 9 नंबर प्रश्न कि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, भाई वो अग्न्याशयी ग्रंथि, ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक, मिश्रित ग्रंथि के नाम से अग्न्याशयी ग्रंथि को ही जाना जाता है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। उसके बाद चलो यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन, ओके, कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। भाई कायिक प्रवर्धन के लिए सिंपल, कायिक प्रवर्धन मतलब इसमें जड़ होता है। ठीक है, तो आपका नहीं जड़ नहीं, माफ़ करना, तना। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के लिए मतलब तना उपयोगी होता है, मतलब एक तरह से आप वो कलम करना, आपने नॉर्मल अपने मतलब लाइफ में देखा कलम करना एक तरह से, तो उसके लिए तना उपयोगी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से कलम पे ये नहीं जाएगा, कायिक प्रवर्धन को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें मतलब क्वेश्चन भी आते हैं। चलो अगला 10 के बाद हम लोग का 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन तो भाई सबसे फेमस हाइड्रा में पाया जाता है। चलो ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। उसके बाद इधर, सॉरी ये तो आपका ख़त्म हो गया, इसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, रुक जाओ। इधर हम लोग इस पे आ जाते हैं 11 के बाद। ये यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है आप लोग देख सकते हो कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, ओके, 22 जोड़ी होता है। 22 जोड़ी यानी 44, 22 जोड़ी होता है भाई कि 23 जोड़ी होता है, 23 जोड़ी होता है ना, 23 जोड़ी होता है। ठीक है, 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी यानी 23 दूना का 46, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और अगर जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी, जोड़ी मीन्स एक में 2। ठीक, चलो अगला ये हम लोग का 12वें के बाद 13 नंबर प्रश्न क्या है कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका नियम भी, मेंडल का नियम आपके एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका मटर के पौधे पे प्रयोग संबंधित MCQ भी आता है, तो इनको अच्छे से आप लोग मतलब स्टडी कर लेना। आगे हम लोग चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न पे। अब देखो 13 के बाद ये 14 नंबर प्रश्न, ये जो प्रश्न है अब आपके ये अब फिजिक्स वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं। तो चलो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं अधिकांश, तो इनको हम लोग करते हैं। पहला ही प्रश्न देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किसी बिंब, अब देखो बिंब मीन्स वस्तु होता है। ठीक है, बिंब मीन्स क्या होता है, वस्तु होता है। काफ़ी लोग प्रतिबिंब समझते हैं कि बिंब मीन्स प्रतिबिंब को शॉर्ट में बिंब लिखा है, नहीं, बिंब मीन्स एक तरह से वस्तु होता है। तो किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, बिंब यानी वही वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी या कहाँ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। भाई यहाँ पे आभासी बोला है, इसी से आप पकड़ सकते हो, क्योंकि अवतल जो दर्पण होता है उसमें केवल एक ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो कुल तो 6 बनते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। चलो इसको साइड रखता हूँ, भाई तू क्यों ब्लर हो रहा है। चलो देखो आपका भाई यही तो अवतल दर्पण होता है। ये थोड़ा सा मैं फिगर बना लेता हूँ, उल्टा सीधा बने तो थोड़ा माफ़ करना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये हम लोग का मेन पोल है, भाई पेन ये ले रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग का मान लो मेन पोल है। ठीक है, ये हम लोग की मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका 2 चीज़ें होती है, मान लो एक फोकस हो गया, एक वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक, अब देखो इसमें कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, एक जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, एक जब वस्तु अनंत और ये जो वक्रता केंद्र उसके बीच स्थित हो। एक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो। एक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और इस फोकस के बीच में स्थित हो। और एक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु इस फोकस पे स्थित हो। तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्थितियाँ। एक और बनता है
एक यहाँ पे जब वस्तु मान लो फोकस और इस ध्रुव यानी पोल के मान लो कहीं बीच में स्थित हो तो ये 6 बनता है। ठीक है, तो यहाँ इन 5 स्थितियों में ये जो 5 स्थिति हो गई, इन स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, और इधर दर्पण के इधर सामने ही बनता है। क्लियर। लेकिन 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 एक स्थिति यहाँ पे बनती है, यानी जो पोल होता है और फोकस होता है उसके बीच, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के इधर पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बन गया तो वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब आपका आभासी एक तरह से प्रतिबिंब हो जाएगा। और इधर जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब वो काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा, ठीक, और आपका सीधा बनता है। तो ये स्थिति आपकी 6 की 6 जो स्थितियाँ है आपके दिमाग में एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। इनका अगर मतलब 2-2 मार्क में, ठीक है, 4 मार्क में मैंने देखा इसी साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में आप जानते हो कि फिजिक्स के अब प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट और सेकंड कर दे दिया था, और फर्स्ट में बोल दिया था कि एक वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, उसका मतलब आप फिगर बनाओ, चित्र बनाओ, और इसी तरह एक और यहाँ पे प्रश्न दे दिया और 2-2 मार्क का कर दिया, यानी 4 मार्क। तो ये 6 की 6 स्थिति आपको याद होनी चाहिए, चाहे मतलब वो हर दर्पण हो या लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सबकी स्थिति आपको मालूम होना चाहिए, कैसे फिगर बनेगा, सारा चीज़, क्योंकि ये एग्जाम से मतलब एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो चलो एक ये फिगर बना लेते हैं, जो ये आभासी और बड़ा और सीधा वाला। जैसे ये मान लो हम लोग की ये हम लोग का ये अवतल दर्पण हो गया, ये हम लोग का पोल हो गया, ये हम लोग की मान लो मुख्य अक्ष हो गई, लाइन हो गई, ये हम लोग का मान लो फोकस है, ये हम लोग का वक्रता केंद्र है। मान लो वस्तु की स्थिति हम लोग यहीं रख लेते हैं, वस्तु की स्थिति मान लो ये है, हम लोग की वस्तु ये है, वस्तु को मैं ए बी लिख देता हूँ, ए बी वस्तु है हम लोग की। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का वक्रता केंद्र से मतलब होकर ये प्रकाश आएगा, आप जानते हो कि वक्रता केंद्र से जब प्रकाश आता है यहाँ पे तो फिर उसी माध्यम से वापस लौट जाता है, मतलब ऐसे आता है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी पीछे की तरफ। लेकिन देखो ये वास्तव में इधर ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्लियर। अब देखो दूसरा आपका फोकस, मतलब जब यहाँ फोकस नहीं मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, ठीक है, मुख्य अक्ष के इधर से मान लो इधर से आपका इधर से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, तो यहाँ मतलब दर्पण से टकराकर यह फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है, ये फोकस से होकर गुजर जाता है, ठीक है, इधर से आता है और इधर से आकर इधर गुजर जाता है। लेकिन देखो ये भी इधर जाता हुआ ये आपका क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब देखो आप जानते हो कि जहाँ जाकर ये 2 किरणें काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यह वास्तव में तो नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं हमें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये यहाँ पे इधर ये जाएगा और ये इधर जा रहा है, तो ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, ठीक, यानी केवल आभासी तौर पे होता है, वास्तव में प्रतिबिंब नहीं होता है। और देखो ये प्रतिबिंब आपका क्या हो गया भाई, काफ़ी ये बड़ा हो गया एक तरह से, ठीक है, ये काफ़ी, इसको हम पोल को मान लो इधर आगे तक बढ़ाएंगे तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट। अब सीधा प्रतिबिंब क्यों बनता है, देखो ये पोल के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, अगर नीचे एक तरह से हम लोग बनता तो हम लोग बोल देते कि वो उल्टा बन रहा है, लेकिन ऊपर ही बन रहा है तो ये हम लोग का सीधा ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये दर्पण के पीछे आभासी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यही हम लोग का प्रश्न था, ठीक है, यहाँ पे कि किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है और वस्तु से यानी बिंब से बड़ा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसकी स्थिति जो होगी वो हम लोग का ये पोल और फोकस के बीच होगी, तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं, तो ये तो आभासी ही नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर नहीं, ये तो आभासी भी नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र से पर यानी वक्रता केंद्र से दूर ये भी नहीं, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव, ठीक है, तथा मुख्य फोकस के बीच, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ऐसा प्रश्न निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछना ही पूछना है, तो ऐसे प्रश्नों को मतलब आप क्लियर कर लेना। ऐसे प्रश्नों को कहने का मतलब कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक, चलो भाई साहब, तो ये 14 नंबर प्रश्न हो गया। 15 नंबर प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यह प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम है। ओके, इनमें से किस में न्यूनतम है, हीरा में, कांच में, जल में, ये कैरोसिन में। भाई सिंपल, भाई हीरा में सबसे, क्योंकि कठोर होता है तो इसमें इसको गति करने में दिक्कत होगी, तो हम बोल सकते हैं कि हीरे में कम होगी। ठीक, चलो न्यूनतम यानी वही कम। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 16 नंबर प्रश्न क्या है
कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ओके, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर नहीं, रेटिना पर तो जब मतलब आंख एकदम स्वस्थ आंखों के लिए रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर। अब देखो होता क्या है यार, ये तो सादा ही नहीं है, चलो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें मतलब दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वो दूरदृष्टि दोष होता है। इस दोष में होता क्या है, इस तरह यहाँ पे समझो। मान लो ये हम लोग की, जैसे ये हम लोग की, मतलब ये हम लोग की एक तरह से आँख हो गई, मुझे बनाना नहीं आता फिगर, मान लो समझ लो ये हम लोग का आँख आगे वाला पार्ट है। यहाँ पे मान लो आपका, यहाँ पे आपका रेटिना होता है। तो दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, और यहाँ पे मान लो ये हम लोग का यहाँ पे एक नेत्र लेंस होता है, तो यहाँ से आने वाला प्रकाश दूरदृष्टि दोष में यहाँ पे अगर रेटिना पे डायरेक्ट आकर यहाँ पे पड़ता है तो मतलब हमें कोई दोष नहीं होता है आँख में। अगर यह किसी कारण इस नेत्र लेंस में कुछ मतलब गड़बड़ होने के कारण ये जो प्रकाश है इस मतलब रेटिना से पहले ही यहीं पे मान लो ये दोनों आकर एक दूसरे से मिल जाए तो यहाँ पे आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और अगर ये मतलब किसी कारण फैल कर इधर पीछे चले जाए रेटिना के तो यहाँ पे आपका दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हमें प्रश्न क्या रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो वो भाई दूरदृष्टि दोष के कारण ये रेटिना के पीछे इधर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में पूछेगा तो रेटिना के आगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 16 है उसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। 16 के बाद इधर 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। सीधे सीधे आप कूलाम बोल सकते हो, ठीक है। बाकी देखो कैसे, विद्युत आवेश यानी क्यू। अब देखो आप जानते हो विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा समय, यानी ये विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से। तो ये क्यू यानी आवेश बराबर ये टी इधर जाएगा तो आई टी हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो ये सेकेंड। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, इसको भी याद रखना, एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है आवेश का मात्रक, इसी को बोला जाता है एक तरह से कूलाम, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्जामिनर सब लोग कूलाम जानते हैं लेकिन ये एम्पियर सेकेंड कोई नहीं जानता है, इसलिए आपको याद रखना, अगर एग्जामिनर ज़्यादा थोड़ा मतलब एमसीक्यू कठिन बनाने की कोशिश करे तो आपको कूलाम ना देकर यहाँ पे एम्पियर सेकेंड दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एम्पियर सेकेंड भी होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि हीटर का तार, जो हीटर का तार होता है जो आप घरों में यूज होता है वो किसका बना होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। नाइक्रोम का, पीतल का, तांबे का, लोहे का, सही ऑप्शन हो जाएगा नाइक्रोम का, ठीक है। नाइक्रोम धातु होती है उसका ये मतलब बना होता है। चलो 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न है, ये क्या है कि एक विद्युत धारावाहिक चालक है। ओके, एक विद्युत धारावाहिक चालक मतलब एक कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित है एक तरह से, ठीक है। तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हो कि कहीं किसी भी मतलब चीज़ में, किसी भी चालक में विद्युत धारा मतलब चले बहेगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो भाई सीधे सीधे याद रखना कि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम की यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का दाहिना हाथ हो गया, इसके ये दाहिने हाथ के अंगूठे का ये नियम जो है इसको यूज करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या होता है, सिंपल, यहाँ थोड़ा समझ लो कैसे इससे हम लोग ज्ञात करते हैं। मान लो जैसे ये हम लोग का तार है, ये हम लोग की पेन जो है, मान लो ये तार है, ठीक है। तो इसमें मान लो हम लोग की विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, मान लो ये नीचे से इधर से उधर ऊपर की तरफ बह रही है, तो इस नीचे से रही विद्युत धारा ऊपर की तरफ बह रही है। तो इसको आप ऐसे मतलब ये हाथ है आपका, ऐसे पकड़ोगे, ऐसे कर कर ऐसे पकड़ोगे, मतलब पकड़ने का मतलब कि दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर आप ये अंगूठा करोगे। तो इधर हमने ऐसे कर लिया, अब देखो इधर हमने ऐसे कर लिया, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ऐसे हमने कर लिया। तो देखो ये दिशा किस तरफ जा रही है, ये जो चालक की दिशा है, यानी जिधर विद्युत धारा बह रही है उधर अंगूठा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग देख रहे हैं, तो ये अंगूठा इधर हो गया, तो ये चालक की दिशा हो गई। और ये चारों अंगुलियाँ देखो इस तरह से, मतलब इस तरह से हैं, अगर इधर मैं देखूँ तो इधर से आ रही है ये चारों अंगुलियाँ, ये आप लोग की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है, इधर गोलाकार, क्लियर, आप समझ गए। और अगर विद्युत धारा वही नीचे बहे तो इसको हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इस तरह नीचे की तरफ, क्योंकि हमें अंगूठा अब नीचे की तरफ करना पड़ेगा अगर विद्युत धारा नीचे की तरफ बहे तो, ठीक है। तब हम लोग का जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस तरह हो जाएगी, इस तरह, क्योंकि चारों उंगलियां उस तरह है तो
उस तरह दिशा हो जाएगी। तो यही नियम होता है, बाकी इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। यहाँ पे केवल ये समझो कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का यूज करते हैं हम लोग विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 19 रहा। उसके बाद 20 नंबर एक प्रश्न है, चलो लास्ट और ये हम लोग का प्रश्न होने वाला है। यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? भाई सब लोग जानते हैं ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो सूर्य मतलब पराबैंगनी किरणें ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती हैं, तो वो पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो वो ओजोन परत रोकती है। और जान रहे हो प्रदूषण के कारण ओजोन परत आजकल बहुत मतलब खात्मे पे एक तरह से चल रही है, काफ़ी उसका क्षय हो रहा है। ठीक है, तो चलो सिंपल ये याद रखना कि सूर्य के आने वाले प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ओजोन परत रोकती है। चलो तो ये आपका 20वां MCQ हो गया। तो इस प्रकार हमने 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ इस वीडियो में किया। आप बताना कि आपको ये MCQ जो है कैसे लगे। आप देखना, आप इसमें से डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में MCQ आएंगे। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उसे भी आप डाउनलोड कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।